गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पूर्व में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि भूगोल में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर देवेश जी सहारण के द्वारा बनाया हुआ वीडियो मैंने डाला था जिसमें सर ने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें बताया था कि भूगोल में हम भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं और भौगोलिक तत्व कौन से होते हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया था कि वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर महासागरों के नितल तक इस सीमा के अंतर्गत जो भी चीज़ आती है वो समस्त भौगोलिक तत्वों में शामिल की जाती है। तो यानी पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु और वायुमंडल में मौजूद प्रत्येक वस्तु, तत्व या अवधारणा जो है इसका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। अब देखिए, चूंकि भूगोल में लेकिन अध्ययन करने का तरीका क्या होता है इसके बारे में भी उस वीडियो में बताया हुआ था कि हम अध्ययन करने की एक विशेष पद्धति का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हम चूंकि पूर्व में परिभाषाओं में बताया गया है कि भूगोल पृथ्वी तल की सतह की विभिन्नताओं का अध्ययन है, तो उसके हिसाब से हम यानी क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। अधिकतर हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो कि जिनका कि क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप जो है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई भी वस्तु सब जगह एक जैसी तो नहीं पाई जाती, भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो इसी प्रकार हम उनका वितरण देखते हैं, उनका विन्यास देखते हैं कि उनका फैलाव क्या है। इन चीज़ों पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। अब देखिए, चूंकि भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत अधिक बड़ा है, तो अगर हम इस विषय को एक ही विषय के रूप में या एक ही बुक्स के रूप में पढ़ें तो यह बहुत ही लार्ज हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। और इतने अधिक सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन एक ही साथ कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसलिए कालांतर में आगे चल के क्या हुआ कि इस विषय को कई सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया और उनको भी विषय के उप विषय का दर्जा दे दिया गया। भूगोल में अध्ययन की मुख्यतः दो पद्धतियां होती है। भूगोल में अध्ययन करने की दो पद्धतियां होती है। एक होती है क्रमबद्ध अथवा प्रकरणबद्ध विधि या सिस्टमेटिक मेथड्स। दूसरी होती है प्रादेशिक विधि या रीजनल मेथड्स। तो इन दो विधियों के द्वारा हम भूगोल में अध्ययन करते हैं। वैसे भूगोल प्रादेशिक विधि को अधिक महत्व देता है, लेकिन चूंकि कोई जो तत्व है भूगोल का उसका क्रमबद्ध रीति से अध्ययन भी करते हैं हम इसमें। तो कालांतर में इस विषय के कई सब डिवीजन कर दिए गए और सब डिवीजन करने के भी वही आधार है कि एक क्रमबद्ध पद्धति के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले उपविषय हो गए और दूसरे प्रादेशिक विधि के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषय हो गए। तो इसमें मुख्य रूप से क्रमबद्ध विधि से अध्ययन करने वाले जो विषय हैं उनमें हम शामिल करते हैं, जैसे भौतिक भूगोल है, जलवायु विज्ञान है, या आर्थिक भूगोल है, या मानव भूगोल है, या नगरीय भूगोल है। इन सब विषयों का जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारी क्रमबद्ध विधि के अंतर्गत आता है। दूसरा जो प्रादेशिक विधि है उसमें हम किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं, जैसे राजस्थान का भूगोल है, या विश्व का प्रादेशिक भूगोल है, या भारत का भूगोल है। तो इन सब विषयों में हम चूंकि प्रदेश का नाम दिया हुआ है और जब प्रदेश का नाम दिया हुआ है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उसको हम प्रादेशिक विधि के द्वारा ही अध्ययन उसका हम अध्ययन प्रादेशिक विधि के द्वारा करेंगे। तो इसमें देखिए आगे चल के बहुत सारे विषय आए। अभी हम अध्ययन करेंगे आर्थिक भूगोल के बारे में। आर्थिक भूगोल जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के रूप में संचालित हो रहा विषय है, जिसको कि हम इसके बारे में थोड़ा हम पूर्व में देख चुके हैं। अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि आर्थिक भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, आर्थिक भूगोल वह विषय है जो आर्थिक तत्वों का अध्ययन
क्रमबद्ध अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल की परिभाषा हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं कि आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक तंत्र, आर्थिक विकास की प्रक्रिया, विकास स्तर एवं तत्संबंधी भूवैन्यासिक संगठन प्रतिरूप का अध्ययन करता है। तो इसमें जैसे आर्थिक तंत्र का अभिप्राय ये हुआ कि आर्थिक तंत्र, देखिए किसी भी मनुष्य को सर्वाइव करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए उसको आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है। आर्थिक क्रियाएं बहुत सारे प्रकार की होती है भाई, चूँकि स्वाभाविक सी बात है, हमें जीवित रहने के लिए आर्थिक क्रियाएं तो करनी ही पड़ेगी। भले ही वो जैसे आदि मानव शिकार करके पेट भरता था या फिर कंदमूल फल एकत्रित करके उनके माध्यम से जीवन यापन करता था। कालांतर में कृषि का विकास हुआ तो कृषि होने लग गई, उसके पश्चात जैसे खनन का विकास हो गया। तो ये समस्त प्रकार की जो क्रियाएं हैं, वो सब जो क्रियाएं हैं वो आर्थिक तंत्र के अंतर्गत आती है। और मनुष्य कहीं पर भी रहता है तो वह एक आर्थिक तंत्र का विकास करता ही है, चाहे वो आर्थिक तंत्र तकनीकी दृष्टि से बहुत अधिक विकसित हो या वो आदिम ढंग का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आर्थिक तंत्र का अभिप्राय ये हुआ कि मानव के द्वारा धरातल पर की जाने वाली, जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली तमाम क्रियाएं आर्थिक क्रिया में शामिल होती है। इसके पश्चात इसमें कहा गया है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया, देखिए विकास समय के हिसाब से कोई भी चीज़ है वो परिवर्तित होती रहती है, और अगर उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, अगर उसमें सुधार हो रहा है तो हम उसको विकास की संज्ञा देते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य निरंतर प्रयास करता रहता है और प्रयास के क्रम में वो निरंतर विकसित होता रहता है, यानी उसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसी गुणात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। तो विकास की प्रक्रिया को हम शामिल करते हैं। विकास स्तर एवं तत्संबंधित भूवैन्यासिक संगठन प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं आर्थिक भूगोल में। अब भूवैन्यासिक संगठन प्रतिरूप क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत देखेंगे, आगे देखेंगे। अभी हम इसके बारे में देखते हैं कि अभी जैसे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भूतल के विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक विकास एवं तज्जनित गुणात्मक जीवन स्तर का अध्ययन संपूर्ण भौगोलिक वातावरण तंत्र के संदर्भ तथा प्राविधिक विकास क्रम के प्रसंग में किया जाता है। यानी आर्थिक क्रियाएं जो चलती है, चूँकि नई नई प्रविधियों का विकास करता है मनुष्य, नवीन तकनीक्स का उपयोग करके वो अपने जीवन को उन्नत बनाता रहता है लगातार। तो इन सब चीज़ों को हम इसमें आर्थिक भूगोल के अध्ययन में शामिल करते हैं। अब देखिए, चूँकि धरातल के ऊपर सभी मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते हैं और सभी की आर्थिक क्रियाएं समान नहीं होती, तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक क्रियाओं में अंतर की वजह से प्रादेशिक विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। और हम आर्थिक भूगोल में इन विषमताओं के बारे में भी देखते हैं। बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां जीवन स्तर के लिए उत्तम दशाएं उपस्थित नहीं होती। तो ऐसे एरियाज में विकास की दशा में, विकास के रास्ते पर चलने में क्या बाधा आ रही है, वहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा, वो एरिया किस वजह से पिछड़ा हुआ है, इन बाधाओं का भी अध्ययन करते हैं हम आर्थिक भूगोल में। और किन्हीं बाधाओं की वजह से कोई एरिया पिछड़ जाता है तो उसको गुणात्मक दृष्टि से उत्तम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इन चीज़ों का भी अध्ययन इसमें हम करते हैं। इस प्रकार चूँकि भूगोल जो है वो मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाला विषय है और सभी विषयों का मूल उद्देश्य एक ही होता है, मानव का कल्याण करना। तो मानव कल्याण के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं इस स्तर पर, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। अभी देखते हैं हम आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। तो आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 भागों में कि किस प्रकार से हम इसका आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है उसको हम समझ सकते हैं। 4 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। नंबर 1 देखिए, विभिन्न आर्थिक तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूवैन्यासिक प्रतिरूप का अध्ययन। नंबर 2, प्राविधिकी विकास क्रम के प्रसंग में कार्यात्मक संगठन में समायोजन की प्रक्रिया का अध्ययन। नंबर 3, अंतः प्रादेशिक एवं प्रदेशांतरिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन। और नंबर 4, उक्त तीनों का पर्यावरण, विशेष रूप से जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके साथ और
दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन। तो इन 4 भागों में डिवाइड करके हम आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को समझ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि भाई आर्थिक भूगोल में हम चूंकि आर्थिक तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की पहचान कैसे होगी कि ये विषय क्षेत्र, ये जो वस्तु है वो आर्थिक भूगोल में अध्ययन करने की ही है, या फिर जैसे एक आर्थिक तत्वों से संबंधित एक विषय दूसरा होता है, अर्थशास्त्र होता है जैसे, या कोई और भी हो सकता है विषय आर्थिक तत्वों से संबंधित। तो फिर हम ये कैसे मालूम करें कि ये वस्तु आर्थिक भूगोल में पढ़ने योग्य ही है या फिर अर्थशास्त्र में पढ़ने योग्य है? तो इसके लिए देखिए, हम इसकी पहचान इस आधार पर कर सकते हैं कि कोई भी क्रियाकलाप जो कि धरातल पर अपना चिन्ह छोड़ते हैं, अपनी पहचान छोड़ते हैं, मूर्त पहचान छोड़ते हैं, उन समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करेंगे। क्योंकि भूगोल जो है वो पृथ्वी की सतह का अध्ययन है, पृथ्वी की सतह की विभिन्नताओं का अध्ययन या पृथ्वी की सतह की समानताओं का, अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है। तो यानी उन समस्त आर्थिक तत्वों का या उन समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करेंगे, जो क्रियाएं धरातल पर अपना मूर्त चिन्ह छोड़ती है। जैसे हम कृषि करते हैं, धरातल के ऊपर उसका मूर्त चिन्ह, उसके हम चिन्ह देख सकते हैं कहीं भी। वनों को काटते हैं, या हम खनन कार्य करते हैं, या हम फिशरीज का जो कार्य है, मछलियां पकड़ने का जो कार्य है, तो इन चीज़ों से धरातल के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इनके प्रत्यक्ष चिन्ह भी हम कहीं देख सकते हैं धरातल पर। तो उन समस्त चीज़ों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। जबकि कोई भी क्रिया जो भूतल पर मूर्त रूप में प्रकट नहीं होती, अपना कोई मूर्त रूप में चिन्ह नहीं छोड़ती, जैसे राजस्व है, कर प्रणाली है, या अन्य बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में नहीं करते। यानी जो धरातल पर अपना मूर्त रूप में चिन्ह छोड़ती है, उन चीज़ों का अध्ययन ही हम आर्थिक भूगोल में करेंगे। और जो आर्थिक क्रियाएं धरातल पर अपना कोई मूर्त चिन्ह नहीं छोड़ती, उनका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में नहीं करेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित या आर्थिक तत्वों से संबंधित अन्य विषयों में हम उस तत्व का या उस गतिविधि का अध्ययन करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो इसका बिंदु है हमारा, वो है कि विभिन्न आर्थिक तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूविन्यासिक प्रतिरूप का अध्ययन। तो हम देखते हैं भूविन्यासिक प्रतिरूप क्या होता है। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न ये भी उठाया जा सकता है, भाई जो उक्त विषय हमने जो अभी देखे हैं, आर्थिक तंत्र में जो गतिविधियां हमने देखी है, जैसे कृषि है, उद्योग है या खनन है, इन सब क्रिया के बारे में ये कहा जा सकता है कि इन सब चीज़ों का अध्ययन तो अलग अलग विषयों में पहले से ही किया जा रहा है। जैसे कृषि का अध्ययन जो है वो एग्रीकल्चर नाम का विषय है, वो कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत गहराई से कर रहा है। या जो उद्योग वगैरह है, इनका अध्ययन भी वाणिज्य शास्त्र में होता है या अर्थशास्त्र में होता है। तो फिर भूगोल में इन चीज़ों के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? तो इसका जवाब हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि इन विषयों में इन आर्थिक तत्वों का जो अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन एक प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन होता है। और प्रत्येक विषय, ये जो सभी जो इनसे रिगार्डिंग जो विषय है, इनसे संबंधित जो विषय है, वो इनका सभी तत्वों का अलग अलग पृथक पृथक अध्ययन करते हैं। और अध्ययन में ज़्यादातर ये क्रमबद्धता को महत्व देते हैं, यानी उन तत्वों का ही संपूर्ण अध्ययन करने में ये अध्ययन में उन तत्वों के ही समस्त अध्ययन को शामिल करते हैं। जबकि आर्थिक भूगोल इन समस्त तत्वों का एक तो क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए अध्ययन करता है, और दूसरी बात यह है कि जब इन समस्त तत्वों की क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करता है, तो उसमें आर्थिक भूगोल एक और चीज़ को भी शामिल कर लेता है कि इनका जो परस्पर अंतर संबंध है और जो अंतरक्रिया होती है इनकी, और इस अंतरक्रिया से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन पर भी आर्थिक भूगोल दृष्टिपात करता है। उनका भी आर्थिक भूगोल, उन चीज़ों को भी इसमें अपने विषय क्षेत्र में शामिल कर लेता है। जैसे
हम एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि जैसे एक कोई कृषि वैज्ञानिक है तो वो गेहूं की फसल की विकास प्रक्रिया का अध्ययन करता है, लेकिन एक आर्थिक भूगोलवेत्ता जो है उसकी अभिरुचि यह जानने में होगी कि भूविन्यासिक संगठन में किसी आर्थिक गतिविधि की क्या महत्ता है, उसका क्या मतलब है। तो वो ये देखने में ज़्यादा ध्यान देगा कि गेहूं की फसल जो है उसकी किस क्षेत्र में वो उसका उत्पादन, किस क्षेत्र में इसका कितना उत्पादन होता है और उसका धरातल से क्या संबंध है। भी धरातल चेंज होने के साथ साथ जैसे क्षेत्र चेंज होता है तो उससे उसकी गुणवत्ता में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसका उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है, इन चीज़ों का भी अध्ययन आर्थिक भूगोलवेत्ता करता है। अब देखिए, हम देखते हैं जो अभी हमने 1 नंबर जो पॉइंट देखा था, जो बिंदु देखा था, वे आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें आता है विभिन्न आर्थिक तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूविन्यासिक प्रतिरूप का अध्ययन। तो इसमें क्या चीज़ें आती है और ये आर्थिक भूविन्यासिक प्रतिरूप क्या होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो देखिए, एक भूविन्यासिक प्रतिरूप के बारे में रिचार्ड मोरिल ने जो इसके बारे में कहा है, जो परिभाषा दी है, रिचार्ड मोरिल ने कहा है कि भूविन्यासिक संगठन का तात्पर्य मानव समाज द्वारा क्षेत्र में समाकलित उपयोग है। इसके अंतर्गत ग्रामीण, नगरीय, अधिवास, यातायात, परिवहन, उद्योग, कृषि आते हैं। तो इस प्रकार यानी उन्होंने बताया कि जो भूविन्यासिक प्रतिरूप है इसमें मानव के द्वारा उत्पन्न जो क्रियाएं हैं, मानव जो क्रियाएं करता है, जो गतिविधियां करता है मानव, और जिनके परिणाम स्वरूप जो धरातल में जो परिवर्तन होता है, इस चीज़ को उन्होंने आर्थिक भूविन्यासिक प्रतिरूप में शामिल किया है। अब देखिए, जो आर्थिक भूविन्यासिक प्रतिरूप है इसमें पृथ्वी तल के ऊपर भिन्नता मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि पृथ्वी तल के ऊपर समस्त कहीं भी हम देखते हैं तो पृथ्वी तल के ऊपर भिन्नता ही पाई जाती है, समानता तो बहुत कम होती है। यहाँ पर जैसा धरातल है वैसा थोड़ा आगे चल के नहीं होगा, जैसा राजस्थान में धरातल है वैसा पंजाब में नहीं होगा, हरियाणा में उससे भिन्न होगा, दूसरे किसी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर और भी भिन्न होगा। इसी प्रकार वनस्पतियाँ भी सब जगह एक जैसी नहीं पाई जाती, मृदा भी सभी जगह एक जैसी नहीं पाई जाती। तो यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आर्थिक भूविन्यासिक प्रतिरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि प्राकृतिक तत्वों में भी समानता कहीं नहीं पाई जाती। कहीं पे पहाड़ पाए जाते हैं तो कहीं पे मैदान पाए जाते हैं, कहीं पे नदियाँ पाई जाती है तो कहीं पे हिमानी पाई जाती है। तो यानी जब प्राकृतिक तत्व भी समान नहीं पाए जा रहे तो उन प्राकृतिक तत्वों के ऊपर मनुष्य जो परिवर्तन करता है तकनीकी के द्वारा, जो उनमें चेंजेज लाता है, तो उन चेंजेज के पश्चात भी उनमें भिन्नता होना स्वाभाविक है। तो यानी आर्थिक भूविन्यासिक प्रतिरूप जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निश्चित रूप से भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाएगा। दूसरी बात ये कि भौतिक दशाएं समान होने पर भी कई बार आर्थिक जो भूविन्यासिक प्रतिरूप जो है उसमें भिन्नता मिलती है, क्योंकि सभी मनुष्यों की रुचि एक जैसी नहीं होती, सभी मनुष्यों की कार्य क्षमता एक जैसी नहीं होती, तो वे अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से उस क्षेत्र को परिवर्तित करते हैं। उनकी किस गतिविधि को करने में अधिक रुचि है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो उस प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें जो परिवर्तन करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो प्रादेशिक भूविन्यासिक प्रतिरूप है वो भिन्न भिन्न पाया जाता है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इस प्रकार किसी छोटी से छोटी इकाई में भी अगर हम आर्थिक तत्वों के आधार पर देखें तो बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हमें नज़र आती है। बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएं नज़र आती है। तो स्वाभाविक है कि आर्थिक जो भूविन्यासिक प्रतिरूप है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। धन्यवाद।